ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और लाल आतंक पर वज्र प्रहार, नक्सल आतंक पर बड़ा प्रहार हुआ है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई सरकार का नक्सल मुक्त प्रदेश का लक्ष्य लगभग पूरा हो गया है। लाल आतंक के साए में छत्तीसगढ़ में आम लोगों के साथ साथ सैकड़ों सुरक्षा बलों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यह पहला मौका है जब पिछले साल 250 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। माओवादी संगठन के टॉप कमांडर और जनरल सेक्रेटरी बसव राजू के साथ 26 नक्सली लड़ाके की मौत लाल आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के जंगलों में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। सभी 27 शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी शामिल है। सबसे बड़े नक्सली कमांडर और थिंक टैंक बसव राजू माओवादी संगठन सीपीआई से जुड़ा हुआ था। उसकी गिनती देश के सबसे बड़े नक्सली नेताओं में होती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इस संगठन में इतना बड़ा नक्सली लीडर धराशायी हुआ है। बसवा राजू के लिए नक्सली संगठन सुरक्षा के सख्त इंतजाम करते थे। उसकी सुरक्षा 5 लेयर की थी। हर लेयर में 10 नक्सली होते थे। बसवा राजू की सुरक्षा में कुल 50 नक्सली उसका जो सुरक्षा घेरा था उसमें शामिल थे। बसवा राजू की सुरक्षा करने वाले नक्सली आधुनिक हथियार से लैस रहते थे। उनके पास तरह तरह के अत्याधुनिक हथियार और साजो सामान थे। लेकिन पशुपति से तिरुपति तक लाल कॉरिडोर का सपना देखने वाले केशव राव उस बसवा राजू का अंत हो गया है। नक्सल अभियान पर यह अब तक की सबसे बड़ी चोट मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया कि नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में ऐतिहासिक सफलता आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों द्वारा एक बड़े अभियान में 27 कुख्यात माओवादियों को ढेर कर दिया गया है। इसमें सीपीआई माओवादी के महासचिव और नक्सल आंदोलन की रीढ़ माने जाने वाले नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू भी शामिल हैं। यह पहली बार है जब नक्सलवाद के खिलाफ पिछले 3 दशकों की लड़ाई में महासचिव स्तर के किसी शीर्ष माओवादी नेता को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मैं इस ऐतिहासिक सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों को बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय की गई है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है। जाहिर है टॉप कमांडरों की मौत के बाद वो दिन दूर नहीं जब बस्तर के अबूझमाड़ के जंगलों में रहने वाले हजारों आदिवासी समाज के लोग चैन की सांस ले सकेंगे और वहां भी विकास की गंगा बहेगी। मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति की तरह 2018 में बसवा राजू के महासचिव नियुक्त हुआ था। इसके बाद माओवादियों ने बस्तर क्षेत्र में कई घातक हमलों को अंजाम दिया। इनमें 2021 में बीजापुर के टेकगुंडम में हुए हमले में सुरक्षा बलों के 22 जवान मारे गए थे। 2020 में सुकमा में मिनपा में हुए नक्सली हमले में 17 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। अप्रैल 2019 में दंतेवाड़ा के श्यामगिरी में हुए हमले में भाजपा विधायक भीमा मंडावी और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। झीरम घाटी में कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी के सभी नेताओं को नक्सलवादियों ने घात लगाकर मार डाला था। मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति न होने के कारण नक्सलवाद देश के लगभग 200 से अधिक जिलों में फैल गया था। लेकिन मौजूदा सरकार ने लाल आतंक पर सीधा प्रहार करके देश के एक बड़े इलाके से भारत की प्रभुसत्ता स्थापित की है। तो ये जो संकल्प है भारत सरकार का कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बना देंगे, उसकी तरफ एक ये बड़ा कदम है इतने बड़े आतंकी नेता के मारे जाने की। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि डीआरजी की टीम लगातार नक्सल के खिलाफ अभियान चला रही है। उनका काम प्रशंसनीय है। 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं। हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिलती है।
और छत्तीसगढ़ में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज ने कहा कि टॉप माओवादी बसवराजू का मारा जाना एक बड़ी उपलब्धि है। डीआरजी टीम से माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग के दौरान कुल 27 माओवादियों के डेड बॉडी बरामद की गई थे। इसमें सीपीएम माओवादी जनरल सेक्रेटरी बसवराजू उर्फ बीआर दादा का डेड बॉडी भी शामिल है। मुठभेड़ स्थल से AK-47 SLR इंसास कार्बाइन एवं अन्य काफी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी बरामद किए गए थे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान राजीव रंजन प्रसाद, जो कि लेखक हैं और नक्सल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सोमेश, हमारे साथ अंकित मिश्रा जुड़े हुए हैं। मैं माफ़ कीजिएगा, सोमेश अभी रिपोर्टिंग करते हैं इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अंकित को मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। अंकित, स्वागत है आपका, और आपके पास ही सबसे पहले आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड जीरो पर, किस तरह से ऑपरेशन चलाया गया, क्या कुछ रहा। आप जानकारी दें, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार ये कार्रवाइयां जारी है। अलग चाहे बात करें कर्रे गुट्टा के पहाड़ियों की, तो कुछ दिन पहले लगातार जिस तरह से कर्रे गुट्टा में लगातार जिस तरह से एम्बुश लगाया गया, चारों तरफ से पहाड़ियों को घेरा गया, एक बड़ी सफलता वहां पर जवानों को मिली। इसके ठीक बाद यहाँ पर एक बार फिर जो नारायणपुर के जंगल है वहां पर एक बड़ी सफलता यहाँ पर जवानों को मिली है। यहाँ पर 27 नक्सलियों को मार गिराने में तो सफलता जवानों ने हासिल की ही है। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली, जो नक्सल कैडर में एक महासचिव जो बड़ा पोस्ट होता है नक्सल कैडर का, उस तक पहुंचने में सफल रहा था, उसे मार गिराने में जो सफलता है वो जवानों को मिली है, तो निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से कार्रवाइयां यहाँ पर जारी है, बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के जो बीजापुर या दंतेवाड़ा या जो सुकमा जैसे इलाके हैं, जो घोर नक्सल प्रभावित इलाके माने जाते हैं, जैसे आज नारायणपुर के अबूझमाड़ वाले इलाके में इस तरह की जो कार्रवाई है वो देखने को मिली। लगातार इस जो इलाके हैं नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार कार्रवाइयां जारी है, फोर्स की कार्रवाइयां जारी है और लगातार सफलता। चलिए अंकित, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, कितनी बड़ी सफलता इसको आंकते हैं और किस तरह से आप देख रहे हैं कि अब जो टॉप मोस्ट कमांडर्स हैं वो जद में आ गए हैं, यानी कि जो जिसको कहते हैं कि ताबूत में आखिरी कील ठोकनी शुरू कर दी है अब हमारे सुरक्षा बलों ने। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि सफलता का पैमाना यह है कि जब आपका सेनापति ही मार दिया गया तो फिर उसके बाद अब ये किस तरीके से ये लड़ाई वो आगे बढ़ा सकते हैं। नक्सलवाद अब केवल इसलिए जिंदा था क्योंकि इनका एक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा मौजूद था, और उस पूरे स्ट्रक्चर को किस तरीके से काम करना है, निर्देश उनको कहां से मिलने हैं, ग्राउंड पे लोग किस तरीके से काम करेंगे, ये सब कुछ जो है योजनाबद्ध रूप से होता था। लेकिन जब आप शीर्ष पर हमला कर देते हैं, जब आप थिंक टैंक को खत्म कर देते हैं, जब आप निर्णय लेने वाले को समाप्त कर देते हैं, तब आप किस तरीके से अब नक्सलवाद आगे बढ़ेगा ये अधर में आ जाता है। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ समय पहले करेगुट्टा के पहाड़ियों में भी लगभग 21-22 दिन तक लगातार हमारे सुरक्षाकर्मी घेर करके खड़े रहे और ये लड़ाई लगातार चलती रही। और बार बार इस बात को जब ये दबाव बढ़ गया था तो बार बार नक्सलियों की ओर से पर्चे जारी किए जा रहे थे, बार बार वो ये दबाव डाल रहे थे कि किसी भी तरीके से सरकार उनके साथ बातचीत कर ले। बातचीत क्यों कर ले? इसलिए कर ले क्योंकि वो जानते थे कि उनके जो सभी शीर्ष संगठन के लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर घिरे हुए हैं, और चूंकि वो लोग घिरे हुए हैं वो आपस में संवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नक्सली चाहते थे कि किसी तरीके से उनको सांस मिले, स्पेस मिले, किसी तरीके से वो टाइम बाय कर पाए, और जब उनको वो टाइम मिल जाए तो वो फिर से वो अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर लें। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने वो मौका नहीं दिया। एक के बाद एक अभियान चला करके जो उन्होंने सफलता की इबारतें लिखी हैं, उससे ये तो तय हो गया है कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो तिथि दी है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरीके से देश भर से समाप्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि हम उस लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। आप ध्यान दीजिए कि ये बसवराजू कोई छोटा मोटा माओइस्ट नहीं था, महासचिव था, और जो नक्सलिज्म में जो एक तरीके की धार आई है, जो उनके अंदर विभत्सता आई थी कि वो लोग आईडी लगा पा रहे थे, जो लोग बड़े बड़े विस्फोट कर पा रहे थे, उसका कारण ये था कि गणपति के जाने के बाद जब बसवराजू ने महासचिव का पद लिया नक्सलवाद में, तो उसने एलटीटी के साथ अपना कोऑर्डिनेशन किया।
और एलटीटी से उसने आईडी लगाना सीखा, और आईडी लगाने के बाद एम्बुश किस तरीके से लगाए, क्योंकि एलटीटी जो है श्रीलंका में बहुत सक्रिय और बहुत सफल आतंकवादी संगठन था। तो जब ये दो आतंकवादी संगठन एलटीटी का और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हुआ, तब हुआ क्या कि इन लोगों को हथियार लगाना आ गया, आईडीज लगाना आ गया, एम्बुश लगा पाए। तो इसके कारण वो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे पा रहे थे। तो ये जो बसवा राजू है, आप सोचिए कि बीटेक है, वारंगल के एक बड़े इंस्टीट्यूट से उसने बीटेक किया है, वो मतलब श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। उसके बाद वहां से वो किस तरीके से डाइवर्ट हुआ, किस तरीके से जो है वो पहले छात्र मतलब कम्युनिस्ट छात्र राजनीति से जुड़ा, बाद में वो माओवादी संगठन से जुड़ गया, और माओवादी संगठन से जुड़ने के बाद वो शीर्ष तक पहुंचा। तो इस समय वही इस पूरे संगठन को लीड कर रहा था, और हमने लीडर को मार गिराया है। तो इसलिए जो इस बात को निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि अब नक्सलवाद के अंत की तरफ हम लोग मतलब आगे बढ़ चुके हैं, एक बड़ा कदम उठा सके हैं। जी सर। जी आपके पास वापस आएंगे, उससे पहले हम अंकित मिश्रा के पास भी। अंकित मिश्रा हमको कुछ अपडेट्स वहां से दे रहे थे कि किस तरह से, अंकित आप बता रहे थे कि किस तरह से पूरा ऑपरेशन चलाया गया, जो बसवा राजू को मारा गया, क्या स्ट्रेटजी रही जो सुरक्षा बल हैं उनके, और किस तरह से उसको मार गिराया, इसके विषय में भी जानकारी दें। बिल्कुल, आज जिस तरह से डीजीपी अरुण देव गौतम ने प्रेस वार्ता दी, उसमें साफ साफ उन्होंने बताया कि कुल 50 घंटे से ज्यादा ये जो ऑपरेशन है वो चला है। 50 घंटे से पहले करीब जो है इनपुट मिले थे कि जो छत्तीसगढ़ के इस इलाके में, नारायणपुर और बूझमाड़ के इलाके में जो बड़े लीडर हैं नक्सल के, वो यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में नक्सल के जो यहाँ पर नक्सली हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसी इनपुट के आधार पर ये कार्रवाई की गई। 3 से 4 जिलों के जो जीआरजी फोर्स हैं उन्हें यहाँ पर लगाया गया। अलग अलग जिलों से तमाम फोर्स ने यहाँ पर एम्बुश लगाया, चारों तरफ से घेर रखा, और जिस तरह से कार्रवाई की गई इसमें आप देख सकते हैं कि जो बड़े नेता हैं नक्सल के वो यहाँ पर मारे गए हैं। चाहे बात करें 1.5 करोड़ के इनामी जो नक्सल कैडर के महासचिव रहे हैं केंद्रीय चेहरे से, उन्हें मारा गया है। उसके अलावा 27 बड़े नक्सलियों को मारा गया है। ये बड़ी जो सफलता है यहाँ पर निश्चित रूप से मिली है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह अगर बात करें बसवा राजू की, तो ये बड़े नेता थे, 5 से 6 लेयर में चलते थे, बड़ी सुरक्षा लेयर इनके साथ होती है। ठीक है, ये जानकारी हमने दर्शकों को दी है, आपसे आपके पास वापस आएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा राजीव रंजन प्रसाद के पास आना। राजीव रंजन जी, आप देखते थे कि बड़ी बड़ी नक्सल घटनाएं, चाहे वो 76 नक्सलियों को मारने की बात हो, झीरम घाटी की जो घटना हुई जिसमें कांग्रेस का एक पूरा शीर्ष नेतृत्व उस छत्तीसगढ़ राज्य का, उसका ही सफाया कर दिया नक्सलियों ने। क्या मोडस ऑपरेंडी रहती थी नक्सलियों की, और किस तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने जब ये संकल्प जताते हैं, और जिसको कहते हैं कि उनके अबूझमाड़ के जंगलों में अगर आज सुरक्षा बल ऑपरेट कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी सफलता है। क्या स्ट्रेटजी जो हमारे सुरक्षा बल हैं उन्होंने अपनाई है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि ये गुरिल्ला वारफेयर है, और गुरिल्ला वारफेयर ये होता है कि आपके पास चाहे साधन सीमित हो, लेकिन आप अवसर देख करके हमला करते हैं, और अवसर देख करके जब आप हमला करते हैं तो अचानक हमले में आपको एक बड़ी सफलता मिल जाती है। ये जो एम्बुश लगा करके जिस प्रकार कर रहे थे, लेकिन इस प्रकार के आतंकवादी हमलों के लिए आपको एक आधार इलाका की आवश्यकता होती है, और माओवादियों ने पिछले 4 दशक के अपने जो अभियानों में, 4 दशक में जो ये बस्तर या अबूझमाड़ के क्षेत्र में काबिज रहे, उन्होंने अबूझमाड़ के एक बहुत बड़े हिस्से को कथित रूप से लिबरेटेड जोन या आधार इलाका बना लिया था। आधार इलाका उनके पास होने का सुविधा यह थी कि वो कहीं पर भी घटनाएं करते थे, लेकिन उनको एक सुरक्षित पनाहगाह वहां मौजूद थी। सुरक्षा बलों ने एक सबसे बड़ा एक काम किया कि जब इस बात की घोषणा हो गई कि देश से नक्सलवाद को पूरी तरीके से एक निश्चित तारीख में समाप्त करना है, तब देश भर में अलग अलग स्थानों पर अभियान चल रहे थे। आप देखें कि झारखंड में भी अभियान चल रहे थे, तेलंगाना में भी अभियान चल रहे हैं, महाराष्ट्र में भी अभियान चल रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में चूंकि आधार इलाका मौजूद था तो बार बार यह सोचा जा रहा था कि सबसे आखिरी में आधार इलाके पे चोट की जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि समानांतर जो है हमारे सुरक्षा बलों ने सीधे आधार इलाके पर हमला करना शुरू किया, जो उनके लिए औचक था, क्योंकि माओवादी तो ये मान के चल रहे थे कि यहां हमको कोई छू नहीं सकता। और जब आधार इलाका उनका टूटने और दरकने लगा, तब उनके पास भागने, छिपने या गुरिल्ला वारफेयर की तरह, जो गुरिल्ला की वारफेयर की जो रणनीति होती है, मारो और भागो, उसके लिए आपको भाग करके कहीं जाना
तो आधार इलाके की सख्त आवश्यकता होती है। और अबूझमाड़ जो आधार इलाका उनका छिना, इसके कारण ही ये आप देश भर में कोई दूसरा आधार इलाका वो बना नहीं पाएंगे। जी जी, क्योंकि देखिए, मुलुगु के जंगलों में शुरू किया था कोंडापल्ली सीतारामैया ने 80 के दशक में। मुलुगु के जंगल जो तेलंगाना के, वहां आधार इलाका बनाना चाहते थे, सफल नहीं हुए। जब नक्सलवाद चरम पर था, बंगाल और उसके आसपास कभी वो आधार इलाका बना नहीं पाए। तेलंगाना में जो मूवमेंट चलता रहा, तेलंगाना में कभी सफल नहीं हुए, महाराष्ट्र में सफल नहीं हुए, उड़ीसा में सफल नहीं हुए। लेकिन अबूझमाड़ का जंगल ऐसा था जहां की माओइस्ट आधार इलाका बनाने जी में बिल्कुल। सफल हो अबूझमाड़ गए के थे। जंगलों के बारे में कहा जाता था कि यहाँ सब कुछ अबूझ है, इसको बूझा नहीं जा सकता, इतने घने इतने सघन जंगल थे और कई राज्यों की सीमाएं यहाँ मिलती थी, तो बहुत मुफीद जगह थी उनके लिए। लेकिन उस गढ़ को भी अब नेस्तनाबूद कर दिया है हमारे सुरक्षा बलों ने, और एक बड़ी कामयाबी फिलहाल हमने हासिल की है। जो संकल्प है 2026 31 मार्च तक देश को लाल आतंक से विहीन बनाना, वो निश्चित तौर पर हम पहुंच सकेंगे जिस तरह से ये ऑपरेशंस चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजीव जी, हमारे पास आज समय बस इतना ही है। और अंकित, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए और